नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, लगातार जातीय जो संघर्ष है, जातीय जो समीकरण है, वो लगातार उन चीजों को लेकर बनने लगे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने 350 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उसने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने की रणनीति तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी 75 जिलों में ओबीसी सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेवारी ओबीसी मोर्चा को दी गई है। भाजपा की कोशिश इस सम्मेलन के जरिए गैर यादवों और ओबीसी समुदाय के विभिन्न वर्गों के मतदाताओं का समर्थन हासिल करना है। इसकी कितनी कामयाबी होगी, बीजेपी की एक कवायद, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ओबीसी सम्मेलन के जरिए भाजपा केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और पिछड़ा वर्ग के संगठनों को मिली भागीदारी के आधार पर लोगों को बताएगी कि यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में आयोजित किए जाएंगे। ये दोनों ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह जहां कुर्मी, वहीं केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज से आते हैं। ये भी बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने ओबीसी सम्मेलन किए थे। इनमें मौर्य, कुशवाहा, यादव, कुर्मी, निषाद और यादव समेत कई पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था। लगभग 1 से 1.5 महीने तक चले इस सम्मेलन का भाजपा को फायदा भी मिला। इसलिए अब हम बीजेपी फिर उसी फॉर्मूले पर, भारतीय जनता पार्टी अब कहें तो फिर उसी फॉर्मूले पर चलने जा रही है। और अगर कहें कि पार्टी ने इसके लिए 32 टीमों का गठन किया है। ये टीमें सभी 75 जिलों के 6 क्षेत्रों में अभियान चलाएंगी, जिसके माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। भाजपा लोगों को संसद के मानसून सत्र में पारित हुए ओबीसी विधेयक के बारे में बताएगी, जो अब कानून का रूप ले चुका है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी मेडिकल शिक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में समुदाय के 27 मंत्रियों को शामिल करने के बारे में भी लोगों को बताएगी। साथ ही में उत्तर प्रदेश के 7 ओबीसी मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये भी उपलब्धि सरकार बताएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं के 50% से अधिक ओबीसी मतदाता हैं। इनमें गैर यादव ओबीसी मतदाता लगभग 35% हैं। ऐसे में भाजपा ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में से छिटकने नहीं देना चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने राज्य भर में संगठनात्मक कार्यों को निगरानी के लिए 3 टीमों का गठन किया है। कोयरी समाज खुद को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने का दावा करते हैं, जबकि कुर्मी समुदाय खुद को कुश के भाई लब के अपने वंशज होने का दावा करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के जवाब में कुर्मी, कोयरी, लबकुश का जो जातीय फॉर्मूला है वो बनाया है। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो यह काफी सफल हुआ था। इस फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अपनाया और 15 वर्ष का सत्ता का वनवास खत्म किया। माना जा रहा है कि पार्टी एक बार फिर इस लबकुश फॉर्मूले पर चलेगी। लबकुश लाएंगे राम जी की सरकार। और यही पूरी चर्चा का विषय है आज हमारा कि जातीय जो कि समीकरण है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बन रहे हैं और क्या लबकुश अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से ला पाएंगे उत्तर प्रदेश में। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई मेहमान जुड़ेंगे। गौरव मिश्रा, नेता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ेंगे। अमरेंद्र निषाद जुड़ेंगे, नेता समाजवादी पार्टी से। आस्था तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस। राजीव उपाध्याय, नेता बसपा से जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, अब सभी मेहमानों का स्वागत है। गौरव मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल आपसे लेंगे कि जिस तरीके से जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग फैक्टर बनाए गए हैं। अब कहा जाए कि मान लीजिए कुर्मियों, कोयली समाज की बात की जा रही है जिस तरीके से, तो अन्य दल भी हैं, उन्होंने भी जैसे ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किए हैं, बसपा की बात करें या फिर आम आदमी की बात करें, आम आदमी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में ताल ठोकती नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद सत्ता में आई थी, क्या फिर से आप वो समीकरण बना पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए कई ऐसे छोटे दल थे, जातीय दल थे, जो विशेष रूप से एक जाति का प्रतिनिधित्व करते थे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में शामिल करके और सत्ता तक पहुंचाया। इनफैक्ट वो लोग चुनाव जीते, मंत्री भी बने और सत्ता में उनकी भागीदारी रही। ये अलग बात है कि उसमें 2-1 लोग बाहर निकल गए हैं,
लेकिन कुछ लोग हैं भी, ऐसी भी बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मंतव्य ऐसा नहीं रहा है कि किसी एक जाति को साधा जाए, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए काम किया जाए या सिर्फ यादव के लिए काम किया जाए या सिर्फ कुर्मी के लिए काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में सभी मोर्चे अपने मोर्चे की जिम्मेदारियों को, अपने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। जैसे किसान मोर्चा ने अभी किसान संवाद किया 104 विधानसभाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार से ओबीसी मोर्चा ओबीसी के बीच में काम करेगा जी। उसी प्रकार से ओबीसी मोर्चा ओबीसी बीच में काम करेगा। ठीक सभी है। मोर्चे अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहना, ये संदेश देना कि सिर्फ एक जाति विशेष के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही हो, ये गलत होगा। गौरव मिश्रा जी, लगातार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण आप आपसे नाराज हैं, नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा अहम होता है और जिस तरीके से देखा जाए तो अन्य पार्टियां भी अपनी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन ठीक है, हर पार्टी अपनी जीत की अलग अलग तरीके से कवायद शुरू करती है। राजीव उपाध्याय जी, राजीव जी, आप भी ब्राह्मण सम्मेलन करने वाले हैं। ब्राह्मण चूंकि जैसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो क्या ये उनको साधने की कोशिश है क्या? चलिए, राजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आस्था जी, क्या मानती हैं आपकी इस तरीके से? अब चूंकि बड़ा लंबा समय हो गया है कांग्रेस को भी सत्ता से दूर हुए, लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को भी कमतर नहीं आंका जा सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि बड़े समय से प्रियंका गांधी भी वहां पर लगी हुई हैं और प्रियंका गांधी के अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से सक्रिय भी है। क्या कहेंगी आप? मैं अपनी बात की शुरुआत बस 2 पंक्ति से करूंगी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो बहुत साल से हम सत्ता में नहीं है बेशक, मगर इस बार ये प्रयास खाली नहीं जाने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 सालों में जो कार्य नहीं किए, वो सरकार के जो फेलियर्स हैं, हम उन पर बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसे कि सबके कहती है कि सबका साथ और सबका विश्वास और सब, मगर उन्होंने क्या किया है कि ये सबके साथ विश्वासघात का कार्य किया है। इन्हें चाहिए था कि ये लोग रोजगार देते, इन्हें चाहिए था कि ये अपराध को कम करते प्रदेश में, मगर इस तरह की कोई भी चीजें नहीं। जो भी वादे किए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो वादे एक भी पूरे नहीं हुए जी। तो यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को त्यागनी पड़ेगी कि किसी भी एक जाति के निशाना साध लेने से वो जीत जाएंगे चुनाव। सभी जातियों को साथ में लेकर चलना आवश्यक होता है, मगर ये लोग हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली जैसी बात होती है। ये लोग दिखाते हैं कि ये भेदभाव नहीं करते, मगर ये लोग भरपूर भेदभाव में यकीन करते हैं। ठीक है, ठीक है। अमरेंद्र जी लगातार आप भी जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी, स्वतंत्र देव सिंह और मुलायम सिंह की मुलाकात हुई है, क्या मायने निकाले जाएं? कुछ नया पकड़ा है क्या? कुछ खिचड़ी पक रही क्या अंदर खाने में? देखिए, कोई खिचड़ी नहीं पक रही। माननीय मुलायम सिंह यादव जो देश के नेता हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आने वाले चुनाव को लेकर डरी हुई है जी। हाँ, ये जनता में भ्रम फैलाने की साजिश भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की नेता से स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात। लेकिन कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। समाजवादी पार्टी कही रही है शामिल कर ही सकते आए, उनका स्वागत है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपका मानना है? नहीं, कोई बात नहीं है। अगर गौरव पार्टी जी में शामिल होना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है जी। गौरव जी, मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि चर्चा तो बड़े जोरों से गर्म चल रही है। का बिल्कुल सीधा मायने है जी। जिस प्रकार से माननीय कल्याण सिंह जी का देहावसान हुआ जी, और वो जनता की सेवा करते करते इस लोक को छोड़ करके गए, और आपको ध्यान होगा मेरे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कुशल क्षेम जानने के लिए जब मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब थी, इनफैक्ट अभी भी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं है, उसी सीक्वेंस में हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय स्वतंत्र देव जी उनका हालचाल और स्वास्थ्य का कुशल क्षेम पूछने ही गए। लेकिन मुलायम सिंह ने तो ये भी कह दिया मिलते ही कि आप हमारे साथ आ जाओ, बहुत आगे तक जाओगे।
लेकिन मुलायम सिंह जी ने तो जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जी। मंच पर भी कान में कुछ फूंकने का प्रयास किया था, जी। तो उसके भी बहुत सारे मायने लगाए गए थे। और मुलायम सिंह जी ने तो कई बार नसीहत भी दी, अपने बेटे को ही नसीहत दी, लेकिन उनकी मानता कौन है, उनकी सुनता कौन है? सिर्फ उनको पुतला बना करके रख दिया गया। और जितना अपमान उनकी पार्टी में, उनकी पार्टी के लोगों ने किया, शायद इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरा तो ऐसा मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी है और उसके संस्कार है, जिसके कारण से मुलायम सिंह जी का सम्मान बचा हुआ है और जनता में एक सकारात्मक संदेश जा रहा है। मुझे लगता है कि इस संस्कारों की आवश्यकता और का अनुसरण सभी पार्टियों को करना चाहिए, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके नेता अखिलेश जी को तो जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात है यहाँ पर, जब श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचे थे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, तो इस स्वतंत्र देव सिंह पहले वही व्यक्ति थे जिन्होंने हमला बोला था इस पूरी बात को लेकर कि नहीं पहुंचे हैं वहां पर। बिल्कुल बोलना ही चाहिए। हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति बोल रहा है, वो तो प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। आम व्यक्ति ने इस बात को नोटिस किया, लेकिन मिलते ही से उन्हें ऑफर दे दिया। उन्होंने शिष्टाचार को ताक पे रख करके खेला होवे का नारा दे रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी फिर रोएंगे इसका नारा दे रहे हैं। जी। ये किस प्रकार की संस्कृति को परिलक्षित करता है, किस प्रकार का संदेश दे रहा है? तो कम से कम जनता के अंदर ये सकारात्मक संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिन संस्कारों की बात करती है उसी को जीती है और उसी का अनुसरण करती है अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में। चलिए ठीक है। राजीव उपाध्याय जी जुड़े हैं हमारे साथ। राजीव जी, लगातार कई महीनों से हम ये डिबेट कर रहे हैं, या कई बार आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्राह्मण नाराज हैं तो अब ब्राह्मण की तरफ ध्यान ही नहीं है। सीधी सी बात है, अब लवकुश लगाएंगे, राम जी की सरकार लाएंगे लवकुश। और आप अब चूंकि कहा जाए कि बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो क्या जातिगत समीकरणों को क्या साधने की कोशिश है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक अलग वोट बैंक हो गया है। उसके अलावा देखें तो वहां पर अब मुस्लिम वोटरों को भी साधने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से जो जातीय समीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है, क्या माना जाए कि जो बसपा जो पहले कभी बात करती थी, तिलक तराजू और तलवार वाले नारे लगाए जाते थे, अब ब्राह्मण को साथ लेने के लिए तैयार है या ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए तैयार है? दिनेश जी देखिए, दो पहलू पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। राजीव जी, मैं फिर बता दूं आपको, मैं नरेंद्र वर्मा हूं, दिनेश नहीं हूं। अच्छा नरेंद्र जी, आपकी अभी हमने शकल देखी नहीं स्क्रीन पे, शेयर करिए भैया उनको जी। नारायण जी, सबसे पहला चीज है कि एक चीज इसमें दो पहलू है। एक तो ओबीसी की चर्चा, जैसे लवकुश की बात आप कर रहे थे जी। निश्चित तौर पे चाहिए कि लवकुश जो है हम सबकी नैया पार लगावें, राम राज्य की परिकल्पना हो। वो भारतीय जनता पार्टी करती, केवल जुबान से करती रही है, राम राज्य की परिकल्पना जमीन पे नहीं करी है। अगर जमीन पे करी होती तो आज भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, सरकार चला रही है, उसको ये आवश्यकता न पड़ती कि हम कुर्मी को पकड़ने जाए, हम काछी को पकड़ने जाए, हम केवट को पकड़ने जाए। ये तो संदेश अब 5 साल में इनके लिए आप इतना कर चुके होंगे या कर देते तो आज ये आवश्यकता ओबीसी की न पड़ती। दूसरा चीज, जैसा कि आपने दूसरी पहलू इसका रखा कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसका विवेक है। भारतीय जनता पार्टी को हर जाति, हर धर्म, हर मजहब का वोट मांगने का, या कोई भी हमारा दल हो, ठीक है, किसी को भी है जी, सारे लोगों को ये अधिकार है कि हम सबके दरवाजे जाएं, खटखटावें कुंडी और उनसे वोट मांगे जी। निश्चित तौर पे सम्मेलन के माध्यम से मांगे या घर घर जाकर के मांगे जी, ठीक है। ये बहुजन समाज पार्टी भी करेगी और हमारे मित्र गौरव मिश्रा जी की पार्टी भी, सब करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नारायण जी, जिस तरह से पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर आपके टीवी हो या अन्य माध्यम हो या सोशल मीडिया हो, जिस तरह से एक संदेश चला, एक नैरेटिव बना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिसने 90% से ऊपर वोट दिया हो। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मात्रा में वोट दिया था। ठीक है। वोट देने के बावजूद अगर हम नरेंद्र जी किसी दल में रहते हैं और उस दल को अगर हमारी बिरादरी के लोग हमारे कहने पे वोट देते हैं तो अपेक्षा भी उतनी ही रखते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया उतनी होनी चाहिए। अगर 100% वोट दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी सहभागिता भी उस दल में, उस सत्ता में, उस शासन में उसी अधिकार के तहत हो। लेकिन 4.5 वर्षों में जिस तरह से ब्राह्मण समाज की अवहेलना हुई, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के
मान सम्मान पे कुठाराघात हुआ, जी। उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज अपने को कुंठित महसूस करने लगा ठीक और है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से उसका मोह भंग होने लगा और आज वह 2007 की स्थिति में आकर के खड़ा है, 2006 की स्थिति में खड़ा है और निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि 2007 में हमने ब्राह्मण समाज के अपार वोटों का जो हमको मिला था, उसके कारण 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार पूर्ण बहुमत की बनाई थी और आने वाले 2022 में भी हमको पूरी तरह से अपेक्षा है कि ब्राह्मण समाज अपनी सहभागिता बहुजन समाज पार्टी के साथ तय करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का हमारे मित्र बैठे हैं, बौखलाहट है कि हमको कुर्मी बिरादरी मिल जाए, हमको काशी। अच्छा, दूसरा चीज नरेंद्र जी है कि जब हम काम करते हैं तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं बोल पड़ती है, काम तो बोलता है। अगर हमारे घर तक माननीय मिश्रा जी रोड बना देंगे तो हमारे गांव से जो लोग निकलेंगे वो तो मिश्रा जी का ही नाम लेंगे कि भाई ये तो मिश्रा जी की बनाई हुई रोड है। लेकिन जब 2012 और 2007 की रोडों पे लोग चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि विकास जो है अभी जन्म नहीं ले पाया है। 5-6 साल हो गया भारत सरकार के, तो 6-6.5 साल हो गया और अब ये तो सत्ता जाने की तैयारी में है माननीय मिश्रा जी की, और लेकिन विकास का कहीं जन्म उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही कहेंगे, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह का कार्य करती है ये सारे मित्र जानते हैं, हमारे वो भी मिश्रा जी भी मान रहे हैं कि कहाँ पे स्थिति पे, किन स्थिति पे और किन प्लेटफॉर्म पे आज ब्राह्मण समाज। ठीक है। अमरेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमरेंद्र जी, अगर 2012 की बात करें तो सपा ने भी 2012 में ओबीसी वोटों की दम पर सरकार बनाई थी, यानी ओबीसी कार्ड उन्होंने खेला था। अब भारतीय जनता पार्टी उस राय पे है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो सभी पार्टियां अब पिछड़ा वर्ग वोटों पर केंद्रित हो गई हैं। एक हिसाब से कहा जाए तो सभी पार्टियों के लिए अब वो बड़ा वोट बैंक दिखने लगा है। हालांकि बसपा है, बसपा ने ब्राह्मण वोटों की तरफ अपनी नजर गड़ा रखी है, लेकिन एक हिसाब से कहा जाए, अमरेंद्र जी क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए ओबीसी कार्ड खेल रही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। यहाँ ओबीसी के साथ साथ अच्छा, एक चीज अमरेंद्र जी समझ में नहीं आती कि सभी पार्टियां सर्व समाज की पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक जातिगत कार्ड खेले जाते हैं, चाहे ओबीसी सम्मेलनों की बात की जाए, अभी 2 बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाए गए हैं, कांग्रेस की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो आंकड़े या जो चीजें हैं वो सब यही बताती हैं 2012 की, अगर हम आंकड़े उठा लें, कि आपने ओबीसी के दम पे सरकार बनाई थी। देखिए, हमें मूल वोट जो है पूर्ण तरह से ओबीसी ने साथ दिया, बाकी सभी समाज ने वोट दिया, तब जाके पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ठीक है। और इस बार 2022 में भी चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, फॉरवर्ड जातियां हो, चाहे वो ओबीसी में जितनी अन्य बैकवर्ड हो, चाहे निषाद समाज हो, सारी जातियां इस बार 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री कुर्सी देखना चाहती है। ठीक है। आप तक आवाज आ रही है अमरेंद्र जी? आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, क्योंकि ओबीसी के साथ साथ सभी जातियां जो हैं माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश को खुशहाल देखना चाहती है। अच्छा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश खुशहाल था, विकास के रास्तों पे चल रहा था प्रदेश, लेकिन आज ये केवल जुमलों की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले दे रही है और पिछले सरकार के कार्यों के पीछे काट रही है। ठीक है। गौरव मिश्रा जी, फिर से आपके पास आऊंगा। गौरव मिश्रा जी, 2007 की बात की जाए, अलग अलग उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए हैं तो लगातार अलग अलग जातीय समीकरणों को साधकर पार्टियों ने सरकार बनाई है। चाहे हम 2007 की बात करें, मायावती ने दलित और अति दलित का जो एक वोट बैंक है वो बड़ी मात्रा में हासिल किया था चूंकि, लेकिन अगर अब देखा जाए तो दलित और मुस्लिम वोटर भी बटा हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 2012 में ओबीसी का भारी वोट समाजवादी पार्टी को मिला था और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। अगर इस बार की बात की जाए तो ब्राह्मण वोट के साथ साथ में एक हिसाब से कहा जाए कि आपको सब समाज का वोट मिला था, लेकिन अब अगर जो बात की जा रही है गौरव जी कि आपसे ब्राह्मण नाराज हैं, आपसे दलित नाराज हैं, तो ये क्या फैक्टर क्या है? आप क्या ओबीसी के दम पे सरकार बना पाएंगे? वीरेंद्र जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों का अपना एक वोट बैंक बेस है।
जी। इसको समझने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी यदि ओबीसी समाज से एक पॉकेट का वोट रखती है अपने पास, तो वहीं बसपा जो है, बहुजन समाज पार्टी, जी शेड्यूल कास्ट में से एक पॉकेट का वोट अपने पास रखती है। ठीक है। हाँ। तो एक बात तो बहुत साफ स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि दोनों ही दल जातिवादी दल है, सर्व समाज के दल नहीं है। इसलिए जी। इनको दूसरे खेमे से कुछ वोट मिल जाए प्रतिशत के आधार पर, उसके आधार पर ये सपने देखते हैं सरकार बनाने का। 2007 में बेशक बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब बनती है तो एकमात्र एक ऐसी पार्टी, चाहे इतिहास में कभी हमारी सरकार जब भी पिछले 3 बार बनी और 2017 में बनी, किसी एक पर्टिकुलर पॉकेट को आप नहीं कह सकते कि इनके आधार पर चुनाव जीती हो और सरकार बनाई हो। सर्व समाज ने, चाहे वो ओबीसी का समाज हो या फिर SC/ST का समाज हो या फिर सवर्ण समाज हो, और ये ब्राह्मण की वकालत की बात करते हैं, ब्राह्मण की वकालत की जहां तक ये बात करते हैं, देखिए कभी भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता, वृक्ष अपना फल नहीं खाता और ना अपनी छाया उसको लगती है, उसकी छाया और उसके फल का लाभ दूसरा कोई ही लेता है। ब्राह्मण एक प्रबुद्ध विद्वत जाति है और भारतीय जनता पार्टी के सृजन में, इस विचारधारा को गढ़ने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ब्राह्मण समाज हमेशा भारतीय जनता के पार्टी के साथ खड़ा दिखाई। मैं दसियों उदाहरण दे सकता हूँ जिसका कि प्रचंड प्रत्याशी होने के बावजूद ब्राह्मण समाज ने समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बाहुबली, लेकिन विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाता रहा है कि आपकी सरकार ने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किए, आपकी सरकार ने बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं को, उनका कहना चाहिए, कैरियर खत्म कर दिया। बिल्कुल, जिसका देखिए जो खोया रहेगा वही खोजने का प्रयास करेगा। इनको लगता है कि ब्राह्मण जाति एक ऐसी सशक्त जाति है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से खड़ी है, हर परिस्थितियों में डटी रही है। जब हमारी सरकारें नहीं बनती थी उस समय भी ये जाति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहती थी। तो एक ये पर्टिकुलर जाति अगर अलग हो जाए इससे और मेरे साथ आ जाए तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे, जबकि अब ये दिवा स्वप्न देखने हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है, अभी विकास की बात कर रहे थे हम, अपने सरकार के विकास के कार्यों के आधार पर जो सबसे गरीब व्यक्ति है समाज का, जहां आज तक विकास की किरण पहुंची नहीं थी, उसके घर में भी अगर शौचालय बना है, उसका भी अगर पक्का मकान बना है, गैस के सिलेंडर मिले हैं और डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में 2000 रुपए गए हैं, 1500 रुपए गए और मुफ्त में अनाज मिला है, तो वो समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है, विकास को लेकर के कितनी संकल्पित की पार्टी है। देखिए, मैं काशी का रहने वाला हूँ, मैं 700 किलोमीटर दूर चल करके किसान सम्मेलन में जाता हूँ, वो भी मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर अंदर, दूर किसानों के बीच में संवाद करने के लिए, अपने पार्टी के विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए। वही विपक्ष जो है ट्विटर पे और टीवी पे बैठ करके इसके अलावा जनता के बीच में कभी जाने का इन लोगों ने काम नहीं किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव भी जनता लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ेगी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को पुनः लाने के लिए लड़ेगी। जितनी भी कवायद कर ले सब क्या आ रहा हूँ राजीव जी, आपके पास आ रहा हूँ। आस्था जी, इस बार क्या आप देखती हैं कांग्रेस पार्टी को, किस पायदान पर देखती हैं इस चुनाव में? क्योंकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो बड़ा लंबा समय हो गया है सत्ता से बाहर हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को, और इस बार अगर देखा जाए कि जातिगत समीकरण को साधने की बात की जाए तो अजय कुमार लल्लू भी जो है ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो क्या ये एक समीकरण जो है ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं कि अजय कुमार लल्लू? देखिए नरेंद्र जी, ये अजय कुमार लल्लू जी हमारे यहाँ के अध्यक्ष चुनाव से काफी समय पहले से हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी चुनाव के लिए उद्देश्य से बनाए गए हों। तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य रहा है वो हमेशा से सभी को साथ लेकर के चलने वाला रहा है। हम लोग कभी किसी जाति वर्ग के प्रति भेदभाव नहीं करते, हम सबके लिए आवाज उठाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ दलित बेटियां जो हाथरस में जिस तरह की घटना हुई, उसमें वहां गए हमारे नेता, मिलने गए, उनसे बातचीत करी, उनका समर्थन करने का कार्य किया। लखीमपुर में सपा की एक नेत्री के साथ घटना हुई, वो ओबीसी समाज या दलित समाज से नहीं आती थी, उनके घर भी मिलने जाने का कार्य, उनसे भी बातचीत करने का कार्य किया। तो ये हमारा कार्य है कि हम मॉरल सपोर्ट देते हैं हर वर्ग को और हम उनके लिए कार्य करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी देर पहले शिष्टाचार की बात कर रहे थे। शिष्टाचार की बात ये लोग कैसे कर सकते हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये बताइए कि इन्होंने मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोगों को, ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों को शामिल किया, मगर उनका ये कहकर प्रचार प्रसार किया कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर के ओबीसीओं को बनाया। क्यों?
ये तो उनका अपमान है एक तरह से, क्योंकि वो आप उनके नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। अब तो सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, तो सम्मेलन करके बताएंगे, वो तो सम्मेलन करके बताएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा है, ये दलित पूरी तरह से उनका अपमान है। अगर उन्हें किसान मोर्चा है, सिर्फ आप वोट लेने के कार्य करेंगे, आप उनके लिए कार्य नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो संवैधानिक व्यवस्था है। नहीं आस्था जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि होर्डिंग लगाया, तो वो सम्मेलन करके बताएंगे ना कि हमने इनको मंत्री बनाया, कार्य किया जाए जी। अब तो वो सम्मेलन करके बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है आपके वर्ग के लिए। इन सम्मेलनों से कोई फायदा नहीं होने वाला है इन्हें, क्योंकि पिछले 4 साल में इन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं। आज भी हायर एजुकेशन में 4700 से ज्यादा पद ओबीसी वर्ग के खाली पड़े हैं, नहीं मिला। ना न्यायालयों में, ना विद्यालयों में, ना ही सचिवालय में जितने भी ओबीसी वर्ग के पद थे उन्हें नहीं भरा गया। कई जातियों को भी शामिल कर लिया अब तो, नई जातियों को ओबीसी में। ये बहलाने के लिए है। देखिए, इस तरह से कोई ये कार्य नहीं होता है। आज आपको चाहिए था कि आप उन्हें रोजगार देते, आपने उन्हें रोजगार नहीं दिया। जैसे कि राजीव जी ने भी बात की थी कि सड़क बनवाई होती तो नाम लेते ना कि सड़क बनवाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। बड़े बड़े मंत्री दे दिए, अब सड़क वही बनवाएंगे ना। अगर आपने कोई राजीव जी, अगर आपने नौकरी दी होती तो जनता नाम लेती आपका, मगर जनता भूल जाएगी आपको आने वाले चुनाव। राजीव जी अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 52% वोट हैं ओबीसी वर्ग के, और 43%, 43% जो गैर यादव हैं, जो यादव नहीं है। चूंकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो यादव वोट है जो मेरे ख्याल से 90% तो होता होगा समाजवादी पार्टी का, लेकिन जो 43% वोट है जो गैर यादव है, इसी पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। आपकी एक कहा जाए कि जैसे बसपा की बात की जाए तो बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, चूंकि रूठों को मना के अपने साथ मिलाने की, अगर समीकरण की बात की, लेकिन जो आपका परंपरागत वोट था वो कहीं छिटकता नजर आ रहा है आपसे। राजीव जी, नरेंद्र जी, मैं आपको परसेंटेज पे आ गए, इससे पहले मैं सोच रहा था कि इस विषय पे बात करें जी। 2007 से पहले और 2017 से पहले, आप सुनिएगा, 2007 से पूर्व की जो स्थिति थी जी, वो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी 2017 से पहले की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 40-42 सीटें मिलती थी और 12 से 15% हमारे मिश्रा जी के पार्टी को वोट मिलता था। ठीक है, सुनिएगा। और बहुजन समाज पार्टी को 2007 में जब सत्ता में आई थी तो 32% वोट मिले थे जी, जिसके कारण वो 211 सीटें लेके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी जी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 3 चुनाव निरंतर हारी, इसमें कहीं कोई छुपाने लुकाने की बात नहीं है। 3 चुनाव हारने के बाद एक चीज बहुत स्पष्ट रहा नरेंद्र जी कि बहुजन समाज पार्टी का वोट 25%, 26%, 23%, यहाँ तक कि 2012 में 31%, 1% की हार जीत का डिफरेंस था नरेंद्र जी। लेकिन 2017 और 2019 में पार्टी को 24% वोट मिले। इससे ये पूर्णतया साबित होता है जो अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो अपना बेस और कार्डर वोट है वो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट है, इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पहला चीज। दूसरा चीज, निश्चित तौर पे नरेंद्र जी आज ही नहीं कह सकते हैं, बल्कि जब पिछड़ा समाज आज थोड़ी ना पैदा हो गया है, पिछड़ा समाज का वोट निश्चित तौर पे 48%, 50%, 52% जैसा आप बता रहे हैं, हम मानते हैं पूरी तरह से 50% रहा। अब पिछड़े समाज में भी जो 20, 25, 30, 40, 50 जातियां और 30, 40 उपजातियां इस तरह से जोड़ करके सैकड़ों की संख्या में आप एक तरह से जाति और उपजाति हो गए हैं। यादव वर्ग को हटा दीजिए, अगर यादव मतदाता 9%, 10% आप मानते हैं, कुर्मी मतदाता भी 3-4% है, उसी तरह काछी भी 2.5-3% है, फिर निषाद 1-8%, कुर्मी और मौर्य मिलाकर 13% वोटर है। चलिए हम 13% उनको मान लेते हैं, काछी और कुर्मी दोनों मिला करके निश्चित तौर पे 13%। ये बहुत बड़ा वोटर हो जाता है किसी भी दल के लिए, चाहे वो हमारे साथ जाता है, चाहे मिश्रा जी के पार्टी साथ, आस्था जी के साथ, किसी के साथ जाता है। निश्चित तौर पे हमारे साथ भी काछी कुर्मी का वोट जाता रहा है और जाएगा, आगे भी आएगा। तो उसका कारण है कि आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र या पार्टी वाले लोग करने जा रहे हैं, वहां इनके कार्यकर्ता आएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ जब ये सम्मेलन करेंगे उसके बाद हम भी सम्मेलन करेंगे।
हर दल सम्मेलन करेगा, ये पॉजिटिव बताएंगे जो चीजें कि हमने ये किया, तो हम उनके बीच में ही जाएंगे और पूछेंगे कि ये बताओ, चुनाव आते ही आपको सारा चीज रातों रात राजा बनाने के लिए मिश्रा जी आ गए हैं। चुनाव से पहले ओबीसी की याद 6.5 वर्षों में मिश्रा जी को नहीं आई। आपको बांट करके सीट देना चुनाव में, आपको बांट करके पद देना नौकरियों में, और सबसे बड़ा चीज ओबीसी के साथ या शेड्यूल कास्ट के साथ जो मिश्रा जी ने सबसे बड़ा धोखा काम करने का किया, वह किया कि जितने आपने भारत सरकार और स्टेट लेवल के उपक्रम थे उनको प्राइवेट सेक्टर में जो देने का काम किया, स्वतः ही आरक्षण का मामला नारायण जी खत्म हो जाएगा। एक तरफ आप आरक्षण का और ओबीसी की जाति गणना का और ओबीसी को रातों रात राजा और धनी बनाने का, उनके बच्चों को नौकरी देने का बात करके आप प्रलोभन करके आप वोट लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप जो भारत सरकार की नौकरियां हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, और जो संस्थाएं हैं उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब नारायण जी अगर मालिकाना हक 51% नारायण जी के पास रहेगा, तो क्या राजीव उपाध्याय की ताकत होगी क्या कि किसी को नौकरी दे दें या किसी को उसमें रख लें? नहीं रख सकते हैं। वो तो हमको तो नारायण जी के ऊपर डिपेंड होकर चलना पड़ेगा ना। वह स्थिति हम सब लोग जाएंगे, घर घर जाकर के बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ओबीसी के बीच में मिश्रा जी की पार्टी जा रही है तो निश्चित तौर पे जाएगी ही, बताएगी, अपने कर्मों को बताएगी, अपने कार्य को बताएगी। और हम जब जाएंगे तो हम इनसे वही सवाल करेंगे उसी दरवाजे पे कि भाई 4.5 वर्षों से आपको क्या मिला, 6.5 वर्षों से आपको क्या मिला? अब तो चुनाव आया और मिश्रा जी पिटारा लेके आ गए हैं कि आप काची समाज को, कुर्मी समाज को, निषाद समाज को, लौकुश समाज को और गुहराज निषाद समाज को, सारे लोगों के समाजों को हम रातों रात, देखिए अभी 22 आ रहा है, एक बार योगी जी को बना दीजिए, उसके बाद तो मैं फिर 22 के बाद 27 में जरूर आपके पास आऊंगा। ये बात हम लोग करने जाएंगे कि इनकी मंशा ये है कि 22 में आप इनको जितवा दीजिए, फिर 27 में ही आपकी फिर हालचाल लेने के लिए आएंगे। क्योंकि नारायण जी जो इन्होंने 2017 में संकल्प पत्र दिया था, 2017 में आपका संकल्प पत्र था 70 लाख नौकरी या रोजगार का, आप 7 लाख नहीं दे पाए हैं मिश्रा जी। आप गड्ढा मुक्त कर रहे थे। अभी एक ट्विटर पे चल रहा है, 18 किलोमीटर की रोड है गोंडा और बहराइच के बीच में, 8000 गड्ढों, किसी पत्रकार मित्र ने गिनती करके 8000 गड्ढों का उसमें मेंशन किया। आप सोचिए कि किस तरह का गड्ढा मुक्त आप उत्तर प्रदेश को कर रहे हैं। ये चीजें पूछेगी जनता, ये पूछेगी आपसे कि महंगाई क्यों चरम सीमा पे है, 1000 का सिलेंडर हम आपसे क्यों लें? क्योंकि 2014 में और 2017-19 में जब आप चुनाव लड़े थे, बोले महंगाई खत्म करेंगे, आपने महंगाई दुगना करी, डीजल महंगा दे रहे हैं, पेट्रोल महंगा दे रहे हैं, सीएनजी महंगा दे रहे हैं। सारा चीज महंगा होने के बावजूद किसानों की जहां स्थिति आई, वहां आपने दूसरे तरह से कार्य करना शुरू कर दिया। किसानों के साथ आपने डीएपी में छलावा किया, बोरी में 50 किलो वजन को 45 किलो आपने कह दिया फैक्ट्रियों को बनाने के लिए। आप डीएपी के साथ साथ यूरिया के साथ धोखाधड़ी, उसके साथ साथ जो आपके सरकार में इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट कार्य करना था, जो बिजली के ट्यूबवेल लगते थे और उनके ऊपर ट्रांसफार्मर लगते थे। हर छोटा मझोला किसानों के 1-1, 2-2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं खेतों में, उनमें एक फिक्स की व्यवस्था थी। चलिए आपकी सभी बातों का राजीव जी जवाब ले लेते हैं। उसको मिश्रा जी ने कर दिया फिक्स की जगह, उस पे एक मीटर लगा दिया। जवाब ले लेते हैं और भी मेहमान हैं। चीजें जनता पूछेगी नारायण जी मिश्रा जी से, बिल्कुल। और तब वोट करना होगा तो जरूर इनको करेगी, अन्यथा वो हमको वोट करेगी। बिल्कुल। आपके अलावा भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, उसके अलावा अगर कहा जाए कांग्रेस पार्टी भी है। नारायण जी हमको मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को, जो भी हमारे दल यहाँ से सैकड़ों दल लड़ने गौरव जी, लेकिन ये बात तो गौरव जी ये बात तो है कि जिस तरीके से देखा जाए कि महंगाई की बात है, महंगाई का मुद्दा जरूर आपसे जनता पूछेगी कि भाई महंगाई इतनी क्यों हो गई है सब। और उसके अलावा आप अपने सम्मेलनों में अगर ओबीसी बिल के बारे में बताएंगे, विधेयक के बारे में बताएंगे जो मानसून सत्र में पारित हुआ है, उसके अलावा अगर कहा जाए कि मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण की जो बात की गई है उसके बारे में बताएंगे, और ओबीसी समुदाय के 17 मंत्रियों को शामिल करने की, चलिए सब कुछ बताएंगे। लेकिन जनता की जुड़ी हुई जो चीजें हैं, चाहे महंगाई की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, हम पेट्रोल की बात करें, हम डीजल की बात करें, तो ये तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे गौरव जी।
कई महत्वपूर्ण प्रश्न राजीव जी ने उठाया है जी और निश्चित रूप से इन सारे विषयों को लेकर के ये भी जाएंगे और हम लोग भी जाएंगे। जी तो हम आते हैं, सबसे पहले इन्होंने 8000 गड्ढों की बात की, जो गोंडा से बहराइच, गोंडा से बलरामपुर। जी। तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, ये शायद वहां गए नहीं होंगे, जी। ये अभी वहां जाएं और देखें कितनी अच्छी सुंदर रोड बनी है, जहां मात्र 40 किलोमीटर पहुंचने में 6-6 घंटे लगते थे। मिश्रा जी केवल 18 किलोमीटर का मैं वो कर रहा हूँ, आपको भेजूंगा मैं वो क्लिप एक। मैं बता दे रहा हूँ, मैं तो गया हूँ ना, आप तो क्लिप भेजेंगे, मैं स्वयं गया हूँ, मैं सम्मेलन करके आया हूँ। भेजूंगा मैं श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, इन सभी जगहों से और बलरामपुर से सम्मेलन करके आया हूँ। ठीक है, और वो 18 किलोमीटर का पैच कहाँ का है, कैसा है और किस तरह का समाचार है, उसको प्रमाणित जब तक नहीं होता तब तक नहीं मानेंगे उसको। दूसरी डीएपी की इन्होंने बात की, डीएपी का रेट आधा किया हमारी सरकार ने, नीम कोटेड यूरिया हमारी सरकार ने किया, जिसका खुला खेल 2 नंबर का हुआ करता था और जो केमिकल फैक्ट्रियों में पहुंच जाया करता था, और किसान भाई हमारे वो मार खाते थे, डंडा खाते, गोलियां खाते थे। यही समाजवादी पार्टी की सरकार में मुंडेरवा में किसानों पर गोली चला दी गई थी। डीएपी का वजन क्यों घटाना पड़ गया मिश्रा जी? 3 किसान शहीद हो गए। बोरियों का वजन घटाया, रेट हम कम नहीं किए आप। इन्होंने भी जो अपने शासन काल में अपराध किए हैं उसे भी हम जनता के सामने रखेंगे। और हमारी सरकार इस 2 वर्ष के कोरोना काल के महामारी के दौरान जिस तरह से पूरे देश की जनता को सुरक्षित रखी और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न देने का संकल्प लेकर के वहां तक अन्न पहुंचाने का काम किया, लोगों के खातों में पैसे देने का काम किया, ये भी हम बचाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वोट ना हम तय करेंगे, ना राजीव जी तय करेंगे, ना हमारे समाजवादी पार्टी के भाई तय करेंगे, ना तिवारी जी तय करेंगे, वोट जनता तय करेगी। और जनता को पता है कि जिस कैंसर की बीमारी का इलाज 2017 में जनता ने किया था, वो पुरानी फिर बीमारी उभर न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है। और महंगाई की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, जब बिजली नहीं आती थी 18 घंटे जनरेटर चलाने पड़ते थे, खेतों में पावर हाउस बनाया मिश्रा जी, हमने 12 पावर हाउस बनाए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। सुन लीजिए, आप बहुजन समाज पार्टी ने 12 पावर हाउस छोटे मैंने कहता हूँ बहुत बड़ा बनाए थे। आप एक पावर हाउस का नाम बता दीजिए जो आपने शिलान्यास किया हो, उसका लोकार्पण कर दिया। बिल्कुल मैं बताता हूँ। हम 12 पावर हाउस बना करके छोड़ के गए थे, या तो वो पूर्ण हो गए थे या निर्माणाधीन थी, समाजवादी पार्टी में पूर्ण हुए होंगे। हम नहीं कह रहे कि पूरी तरह से बना दिए थे। मेरी इस बात को रिकॉर्ड करिए, चाहे बसपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, दोनों ने 100 या 500 या 1000 पावर हाउस बनाए हो, या फिर थर्मल पावर बनाए हो, सोलर पावर बनाए हो, उसी का वितरण आज आप कर रहे हैं। सुन लीजिए, लेकिन बिजली जनता तक नहीं पहुंचती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। के अलावे जनता तक बिजली नहीं पहुंचती थी। ठंड में किसान भाई हमारे मर जाया करते थे, सैकड़ों किसानों। नहीं, इस बात से सभी इत्तेफाक रखेंगे, सभी मेहमान इस बात से सहमत अगर होंगे। आपने बनवाया है तो वो बिजली क्यों नहीं पहुंची, ये प्रश्न जनता पूछेगी आपसे। और हमारी सरकार ने वो बिजली पहुंचा करके न सिर्फ डीजल से खर्चे का बचत किया, उस महंगाई मिश्रा जी उसी जनता को हम भी बताने का काम करेंगे और उसी पुलिस ने जो डंडा चलवाते थे और गोली चलवाते थे, और वितरण की व्यवस्था मिश्रा जी ने किया और किसानों को बचाने का क्योंकि इन्होंने निर्माण नहीं किया, केवल वितरण किया। ये हम बताएंगे जनता को, ये कह रहा हूँ इसको नहीं छुपाएंगे कि आपसे जरूर पूछेंगे कि कौन से जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पावर हाउस बनाने का, थर्मल पावर हाउस हो, कोल पावर हाउस हो, बनाने का कार्य किया। और निश्चित तौर पे आज बिजली आप वितरण कर रहे हैं, वो बनाने का कार्य हमने किया था। ये जनता को बताएंगे। जनता को तो हम ये पूछ रही है जनता आज कि महंगाई क्यों है। माननीय मिश्रा जी, महंगाई पे बोलिए ना आप कि डीजल कब कम करेंगे। 500 रुपए का इसी गरीब जनता को 500 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा। ये जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया जाएगा, ये गरीब महिलाओं को, माँ बहन बेटियों को 500 रुपया में कब मिलेगा। ये डीजल 40 रुपया, 42 रुपया, 50 रुपए कब मिलेगा। पेट्रोल 70 रुपया कब आएगा। ये सारी चीजें जनता पूछेगी। किसानों के साथ 5 रुपया गन्ना मूल्य, अगर 5 रुपये गन्ने का मूल्य का वृद्धि करेंगे आप, तो जनता के साथ, किसान के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। इसलिए जनता पूछेगी मिश्रा जी आपसे, आप आइए तो जनता आपके लिए तैयार है। आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता बैठी हुई है।
कि आप सब एक एक जवाब देंगे। आपका संकल्प पत्र घर घर पहुंचा ये बताइए कितनी नौकरी दी थी आपने? आपसे पूछा जाएगा कि संकल्प पत्र में आपने किया क्या, कितनी नौकरी आती थी आप बताइए। आदर्श गांव कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है, हमारी सरकार नौकरी बेरोजगार। अब पकौड़ा थोड़ी ना चलेगा मिश्रा जी का बच्चा भाई। आपने मिश्रा जी का बच्चा अगर बीटेक करके, मिश्रा जी का बच्चा बीटेक करके पकौड़ा नहीं करने जाएगा। चलिए ठीक है आस्था जी, जैसे कि कहा जाए कि कांग्रेस बसपा या सपा की बात की जाए तो जातिगत जनगणना की जो बात की जा रही है, हालांकि 2020 से जातिगत जनगणना होनी थी, लेकिन चूंकि कोरोना काल था, अब विपक्ष क्यों जातिगत जनगणना के पीछे, अगर कहा जाए कि जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है लगातार? नहीं पहुंच रही मुझ तक। हेलो, आवाज आ रही है आस्था जी आप तक? हाँ अभी आ रही है। हाँ, आस्था जी, मैंने कहा कि अब जातिगत जनगणना की जो बात है, विपक्ष अब इस पे लग गया। कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की करें, बसपा की बात करें, कि अब वो इस मांग पर, चाहे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, अब ये मांग बढ़ गई है कि जातिगत जनगणना की जाए। हालांकि पिछले साल होनी थी, कोरोना काल के चलते जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो जातिगत जनगणना, क्या जरूरत पड़ गई जातिगत जनगणना की? इसी आंकड़े को साधने के लिए क्या, कि भाई बसपा के जो, देखिए जनगणना, जी ठीक है, आप पहले अपना क्वेश्चन कंप्लीट करिए क्योंकि मेरी आवाज एको कर रही है, मुझे ही रिपीट होके आ रही है। मैं पीसीआर से बोलूंगा, आवाज ठीक करें जरा जब तक मैं। गौरव मिश्रा जी, जैसे कि लगातार अब जातिगत जनगणना की विपक्ष मांग उठाने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से अब सम्मेलनों की बारी आई है, या फिर 27 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद में, चूंकि आपने जो कहा जाए कि जिस तरीके से एक दाव खेला है, ओबीसी दाव जो कहा जाए, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष अब एकजुट होकर, लामबंद होकर जातिगत जनगणना की बात करने लगा है? देखिए, पूरे देश में जो जातिगत आधार पर बहुसंख्यक समाज या अल्पसंख्यक समाज बिखरा हुआ था जी, उसे जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस कारण इनके खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और यही कारण है कि ये इस प्रकार की मांग को रख रहे हैं, यद्यपि इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय ले रही है, कानून बना रही है, उनको उन सभी वर्ग के, सभी जाति के लोगों के विकास को सुनिश्चित कर रही है, उससे मुख्य धारा में देश का प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे रहा है, और जो नहीं दिया है वो भविष्य में देगा, वो सुनिश्चित कर रही है। इसलिए इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मैं आ रहा हूँ राजीव जी, आपकी नेता ने तो ये तक कह दिया है कि अगर जातिगत जनगणना की भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह समर्थन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। देखिए, जाति जो ये बिल आया था लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, किसी भी दल की ये विरोध करने की क्षमता किसी दल में नहीं है जी। और विरोध करेंगे क्यों, ये तो जानिए। हमारा देश अगर विभिन्न जातियों, भिन्न भिन्न धर्मों से बना हुआ है, और अगर उनकी डिमांड है, उनकी मांग है कि नहीं, हम कितने संख्या में हैं, मान लीजिए मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी ये चाहते हैं कि हम भारत के अंदर 5 लाख मिश्रा हैं या 8 लाख मिश्रा हैं, अगर ये जानकारी चाहते हैं तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिश्रा जी के दल को नहीं होना चाहिए। मिश्रा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी योजना बना रही है कि किसी भी ओबीसी के मित्रों को इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि जाति गणना न भी हुई और विभिन्न जातियों को एक जगह समायोजन न किया गया, तभी उनकी योजना इतनी कारगर है कि सबको समायोजित कर लिया जाएगा। लेकिन ये नारायण जी, अगर समायोजित कर लिया जाता तो इस बिल की जरूरत क्यों पड़ती? अब सवाल तो ये भी बनता है कि भाई जाति गणना अगर नहीं करानी थी तो इस बिल की जरूरत क्या थी? ये तो बिल इसीलिए लाया गया कि हम जाने तो कि यादव की संख्या उत्तर प्रदेश में या भारत में कितना है, कुर्मी की संख्या कितना है, कोयरी की संख्या कितना है, निषाद की संख्या कितना है, और कितना होने के बाद ये सत्ता का, शासन का, नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ है वो कितना ले चुके हैं, और दूसरा चीज कि किसको कितना मिलना चाहिए। जिस वर्ग को, जिस जाति को समायोजन नहीं कर पाई है आज तक सरकारें, या किन्हीं कारणों से उनको जो रिजर्वेशन का लाभ, नारायण जी सबसे मुख्य मुद्दा ही क्या है? मुख्य मुद्दा तो यही है ना कि ओबीसी के अंदर जो लोग ओबीसी के अंदर एकदम पिछड़े हुए हैं, जिनके पास आज स्थिति ठीक नहीं है, उनकी स्थिति ठीक करने की कोशिश ही तो है ये, और क्या है भाई? एक व्यवस्था को परिवर्तन करके व्यवस्थित कर देना। गौरव जी, दिक्कत क्या है? चलिए लोगों को ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी
किसकी गणना कितनी होने दे। जनसंख्या है, किसको कितना प्रतिनिधित्व मिला है देश में, किसका कौन सा नेता है, ये पता चल जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी लेकिन दिक्कत वहां होती है कि किसी विषय से हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश का सम्यक विकास, सामूहिक विकास प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे हैं, मिश्रा जी, राष्ट्र एक प्रभावित हो शब्द सकता है। एक सुन लीजिए, शब्द आप को- बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा मिश्रा, था। आप जान रही हैं, राजीव जी, आप एक शब्द- स्वतंत्र प्रवक्ता है, आप अगर बीच में ओबीसी मत का बोलिए। जातियों बीच का में मत गणना बोलिए। करेंगे तो नहीं, आप बीच में मत बोलिए। आपका टर्म आएगा तो तो बोल लीजिएगा। ये चीजें तो आप ही आप बोल कह रहे हैं लीजिए। मिश्रा जी, शब्द को हटाइए। ये शब्द कहाँ से आ जाएगा भाई? ये आप बोल गए प्लेटली, लेकिन ये शब्द नहीं है कि संप्रभुता जो है, अगर हम जातियों को अलग अलग गिनती करेंगे तो इसमें खतरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जब एक जातिवादी पार्टी एक आतंकवादी का समर्थन करती है तो उसमें संप्रभुता खतरे में आती है या नहीं आती है? जब एक जातिवादी पर तो चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे करती है तो खतरे में या आती तो है या नहीं आती है? एक आप दिन ऐसा ही हो जाए आप कैसी कि बात कर नरेंद्र रहे जी हैं? ऐसी बातें कर लें तो यही जब चर्चा हो, पार्टी का जी। तो जल्द से अंत तक वही चर्चा किया जाएगा। देखिए, जो मुद्दे हैं मिश्रा जी, मुद्दों पे आना पड़ेगा। चलिए कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी नजरें कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, कुछ आंकड़ों की बात। एक मिनट सुनिए राजीव जी, आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 39% ओबीसी, जिसमें यादव 10%, कुर्मी और कुशवाहा 12%, जाट 3%, मल्हार 2%, अन्य 7%। अनुसूचित जाति की बात की जाए 25% वोट उनका है। मुस्लिम की बात की जाए 18% और सवर्णों की बात की जाए तो ब्राह्मण 10% हैं, वैश्य भूमिहार कास्ट 6%। इनकी बात अगर करें तो ये वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है और मुझे लगता है कि ये सत्ता पे काबिज होने के लिए पर्याप्त वोट बैंक है। तो क्या इसी को लेकर विपक्ष अब ये सब बातें उठा रहा है? चूंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू किया है, आस्था जी आपसे यही सवाल किया था, फिर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सुनिएगा। तो जिस तरीके से अब विपक्ष एक जातिगत जनगणना की बात करने लगा है, तो कहीं चुनाव के चलते ये सब जातीय समीकरण साधने के लिए, क्योंकि अब हर पार्टी इस वोट बैंक पर नजर गड़ा के बैठी है। देखिए, मैं ये कह रही थी कि जातिगत जनगणना ये एक प्रोसेस है और इनको समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये लंबा चलेगा, एक दिन में तो हो नहीं जाएगी जनगणना, और जनगणना ना ही मेरे ख्याल से 6 महीने में हो जाने वाली है। जनगणना का प्रोसेस लंबा होता है जी। तो चुनाव में ये फायदा नहीं देगी। जातियों का जनगणना हो या फिर किसी भी जाति से आने वाले नेता को भी अगर बढ़ाया जाता है तो वो यही सोच करके बढ़ाया जाता है कि वो अपने समाज से आने वाले लोगों का, जो कि शोषित है, जिनको जरूरत है विकास की, उसका विकास कर सके, उसके लिए कार्य कर सके। मगर भारतीय जनता पार्टी में जाकर के चीजें बदल जाती है। वहां पर सिर्फ अपने उन नेताओं को बढ़ाया जाता है जो कि उनके लिए वोट लेकर के आ सके। वो बिल्कुल अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। गौरव मिश्रा आप ये देखें कि आपको याद हो, एक मेरी बात कंप्लीट कर लेंगे, मुझे एको की वजह से इश्यूज हो रहे हैं ऑलरेडी। मैं ये कह रही थी कि देखिए आप एक बात कि केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी पिछड़े समाज से ही आते हैं, मगर जब वहां पर उनकी सीट पर चुनाव हुआ फूलपुर में, तो वो चुनाव हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि वो ओबीसी पर निशाना साधेगी और उनके पक्ष में सारे ओबीसी लोगों के वोट गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उनको कार्य करके दिखाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने अब तक पिछले सालों में नहीं किया है। बिल्कुल गौरव जी, सीधी सी बात है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो लोगों को अपने चरित्र ऐसा है कि इनका चरित्र ऐसा है कि किसान आंदोलन कर रहा था इतने महीने से, मगर आज उन्होंने लाठियां बरसाई तो एक की आंख की रोशनी चली गई उसमें। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा, ना कि ये कि वो किसी के भी पक्ष में कार्य कर रहे हैं। किसी के पक्ष में तो वो कार्य कर ही नहीं रहे हैं। हकीकत है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। ठीक है आस्था जी, लौट के आता हूं मैं आपके पास। गौरव जी, अगर मान लीजिए जातिगत जनगणना होती भी है तो इसमें एक समाज को पता होगा, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए अगर एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व की बात हो रही है यहाँ पर। क्योंकि जैसे आपने 27 मंत्रियों को शामिल कर लिया है और ओबीसी समुदाय के क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है ओबीसी, और उसको ये साधने की सीधा सा दिखता है। गौरव जी, अगर आप इनकार भी करेंगे या अगर आप कहेंगे भी कि नहीं ये बात नहीं है, तो साफ दिखता है गौरव जी
कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए साधना पड़ेगा, समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो अब जातिगत जनगणना की जो बात कर रहा है, विपक्ष बात कर रहा है और संपूर्ण विपक्ष एकमत होकर बात कर रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करा ली जाए? देखिए, विपक्ष का अभियान बंटवारे का है, बांट के रखने का है। भारतीय जनता पार्टी का अभियान जोड़ने का है, साथ लेने का है, सबका साथ और सबका विकास का है। इसलिए इस अभियान को चलाने में अगर कहीं सियासत का चश्मा दिखाई देता है विपक्ष को, तो वो देख सकता है लोकतंत्र है, वो स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कदम देश को हित में रखने का और जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, अंत्योदय के मंत्र को सिद्ध करने का है। इसलिए मुझे लगता है चाहे जातिगत गणना हो या नॉर्मल कंसेंसस तो होता है, पूरे देश में जनगणना तो होती है। उस जनगणना में एक मोटे तौर पर सभी जातियों का आंकड़ा भी बाहर सामने आता है। बिल्कुल आता है। आपने अभी आंकड़ा रखा, बिल्कुल, तो बिना ये हाइपोथेटिकल आंकड़ा तो होगा नहीं। बिल्कुल कहीं न कहीं से ये ऑथेंटिक आपके पास, चूंकि राष्ट्रीय चैनल है तो कोई गलत नहीं बोलेगा। तो आपने कहा 52% ओबीसी है या फिर 10% यादव है या फिर 12% ब्राह्मण है, तो ये आंकड़े तो ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ जातियों को भड़काकर उनके आधार पर एक बार्गेनिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने का एक कवायद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जबकि मैं जब पूछना चाहता हूँ कि जनसंख्या के आधिक्य, बोलिए राजीव जी, बोल सकते हैं आप, चलेगा किसी जाति के जनसंख्या के बल पर यह देश चलेगा और संस्थाएं चलेंगी, या एक्सीलेंसी के आधार पर चलेगा, या सबको फेयर शेयर के आधार पर चलेगा? फेयर शेयर भारतीय जनता पार्टी चलिए जवाब ले लेते हैं। राजीव उपाध्याय जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। और राजीव जी, गौरव जी थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। राजीव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजीव जी बोलिए आप। गौरव जी बोलिए। राजीव जी। नारायण जी, ये जो बिल लाया गया जी, इस बिल में जाति गणना की स्पष्ट वो आया, एक लाइन आया कि जाति गणना की जाएगी। जी ठीक है। अगर जाति गणना का बिल है जी, और हम इसमें चाहते हैं कि जो जैसा आप अभी चर्चा कर रहे थे कि जातियों के जो भारी संख्या में जातियां हैं, भारी संख्या का मतलब हो गया 10%, 5%, 3%, 4%। कुछ ऐसी जातियां हैं नारायण जी, जैसे आप ले लीजिए प्रजापति को, जैसे ले लीजिए आप कुम्हार बिरादरी में 2-3 छोटी छोटी जातियां। इन जातियों में क्या है, 1-8% है, जैसे नाई है, इस टाइप के जो जातियां हैं, अगर इनको भी ढूंढ करके इनकी जातियां को उजागर किया जाए और मान लीजिए ये आरक्षण के हकदार हैं और उस आरक्षण का लाभ इनको न मिल करके उसका पद कोई यादव बिरादरी के लोग या कुर्मी बिरादरी के लोग या काठी बिरादरी के लोगों को पास चला गया है या उनको ज्यादा मात्रा में मिल गया है, तो निश्चित तौर में इनको भी वहाँ स्थान पे, भाई हमारी व्यवस्था क्या है, बिल्कुल उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। हम तो यही करने जा रहे हैं ना कि जो आदमी हमसे दिख रहा है कि ज्यादा पिछड़ा है, घर में जो बच्चा सबसे गरीब दिखता है परिवार में, उसके लिए भी उसका परिवार का जो मुखिया होता है वो कोशिश करता है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद किया जाए। ठीक है। उसको दुकान खुलवा दिया जाए, उसके बाल बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करा दिया जाए, यही तो करता है परिवार। वो हमारा परिवार है और परिवार में वो इतना कम मात्रा में है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है, चाहे मैं हूँ या गौरव मिश्रा हूँ या आस्था जी के दल हो। बिल्कुल। अगर इस बिल के माध्यम से उनकी गणना हो जाती है और अगर उसका लाभ उनको मिलता है जिसका कि वो हकदार हैं, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे ये अच्छी बात है और गौरव जी को भी इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को तो कतई एतराज नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत समय की कमी है। आस्था जी, जातिगत जनगणना को क्या कहेंगे आप, होनी चाहिए? देखिए, जनगणना का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि पहले से सारा डेटा उपलब्ध है, तो मैं बस एक ही बात इस पर कहना चाहूंगी कि जैसे कि पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी की कमाई और उनकी आमदनी बढ़ गई है और उनके आमदनी के सोर्सेस बढ़ गए हैं, उसी तरीके से देश की जनता की जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो आपको समझना होगा कि आपको अगर जनगणना करानी है तो उसको पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट कराएं और उसमें देखें कि किस समाज में लोगों को ज्यादा विकास की योजनाओं की जरूरत है, उस समाज के लोगों को वहां पर आप डेवलपमेंट देने की। चलिए आस्था जी, समय की कमी है। गौरव जी आखिरी कमेंट आपसे जल्दी से। गौरव जी आखिरी कमेंट आपसे जल्दी से, समय की कमी है।
देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कदम देश के हित में हो रहा है और जनता भली प्रकार इस विषय को समझ रही है और बहुत अच्छी तरह से समझ रही है और जनता को सिर्फ चाहिए देश सुरक्षित रहे और विकास खड़े हैं, कौन सा विरोध में खड़े हैं भाई? उसमें भारतीय जनता पार्टी आप लोग ये शब्द कहते हैं तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल देश हित की बात करती है, बाकी अन्य दल भारत में देश हित की बात ही नहीं करते हैं। चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। समय की कमी है, माफी चाहेंगे। लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात की जाए तो लब कुछ लगाएंगे राम जी की सरकार, लब कुछ लाएंगे राम जी की सरकार। लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों को साधने की सभी पार्टियों ने कवायद शुरू कर दी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यह लगता है कि जो 27 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है, उसके बाद में कई पार्टियां अब ओबीसी, सभी पार्टियां एक हिसाब से कहा जाए कि ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकती हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन हो या फिर एक हिसाब से कहा जाए कि अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष जो कि ओबीसी से आते हैं उनको बनाए जाने की बात हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।